हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले टर्न पे बात हुई थी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मतलब डीपीडी की। तो कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, आज शुरुआत उससे करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है डिफ्यूजन से। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिफ्यूजन। निम्न में से कौन सा कारक विसरण को प्रभावित नहीं करता? पहला देता है आपको विलायक की सांद्रता, दूसरा विलेय की प्रकृति, तीसरा झिल्ली की प्रकृति और चौथा विलेय की सांद्रता। चार पॉइंट हैं आपके पास, और ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से कंट्रोवर्शियल होते हैं, और ये क्वेश्चन भी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन काम का अच्छा क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास आंसर आएगा झिल्ली की प्रकृति। क्यों? क्योंकि हम विसरण की बात कर रहे हैं, यहां पर हमने सजीवों में विसरण की बात नहीं की है, इसलिए झिल्ली का कोई संदर्भ हमारे काम का नहीं है। तो आंसर थर्ड जाएगा, झिल्ली की प्रकृति। विलेय की प्रकृति, विलेय अघुलनशील है या घुलनशील है, उसके आधार पे क्या होगा, विलयन की सांद्रता जो है वो प्रभावित होगी, और उसके अनुसार विसरण की दर प्रभावित होगी या विसरण प्रभावित होगा। विलायक की सांद्रता कम है या ज्यादा है, इस आधार के ऊपर भी क्या होता है, विसरण की दर या विसरण प्रभावित होगा। विलेय की सांद्रता ये भी जो है विलयन को गाढ़ा या हल्का रखती है, तो प्रभावित होगी। लेकिन झिल्ली यहां पर कौन सी आ गई? झिल्ली कौन सी आ गई भाई? सिंपल सी बात है, आपके पास विलायक की सांद्रता जितना जल ज्यादा चीनी डालोगे उतनी जल्दी घुल जाएगी। विलेय की प्रकृति, विलेय कैसा है, घुलनशील है या अघुलनशील है, विसरित होगा कि नहीं होगा, प्रकृति पे तो डिपेंड करेगा। और विलेय की सांद्रता, माध्यम में विलेय कितना ज्यादा आ चुका है या उस पे, या विलेय आपने कितना डाला है उस पे हमने बात की है विसरण के अंदर। तो ये तीनों चीजें प्रभावित करेंगी, परंतु विसरण के अंदर झिल्ली का कोई रोल नहीं है, प्रासरण में होता है। सो आंसर ये जाएगा। यहां पे यदि हम एक पॉइंट और डाल देते, निम्न में से कौन सा कारक विसरण को, मतलब कौन सा कारक जीवित कोशिकाओं में विसरण को प्रभावित नहीं करता, तो हमारे पास कोई सही आंसर नहीं आता उस कंडीशन में। तो उसमें हम झिल्ली की प्रकृति को भी कंसीडर करते। ये पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, निम्न में से कौन सा प्रक्रम, निम्न में से कौन सा प्रक्रम विसरण पर आधारित नहीं है? नंबर एक, सॉरी वैसे खूब सारे पॉइंट्स में लेंगे। फर्स्ट आपके पास श्वसन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा वाष्पोत्सर्जन, चौथा कुछ मात्रा में आयन अधिग्रहण, अगला प्रारंभिक जल अवशोषण। नेक्स्ट लेंगे हार्मोन वितरण। नेक्स्ट लेंगे
खाद्य पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट लेंगे जल व खनिजों का परिवहन। इनमें से कौन से प्रक्रम से कर दो इसको, कौन से प्रक्रम विसरण पर आधारित नहीं है, या कौन से की जगह कितने कर दो इसको, क्वेश्चन संख्या में दे देते हैं अपन, कितने प्रक्रम विसरण पर आधारित नहीं। तो आंसर निकालेंगे उससे पहले हम बात कर लेते हैं। श्वसन बिल्कुल विसरण पर आधारित है। गैसों का आदान प्रदान जो होता है उस दौरान क्या होता है, मतलब ना गैसों का आदान प्रदान, श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान होना आवश्यक होता है, तो उसके लिए क्या होगा, गैस विनिमय विसरण पर आधारित होता है। प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना विसरण पर निर्भर करता है, तो इसमें भी विसरण का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन, जलवाष्प स्टोमेटल कैविटी से वायु में जो है ना और विसरित होती है, यहां पर भी आवश्यकता होती है विसरण की। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुछ मात्रा में आयन अधिग्रहण। बिल्कुल ठीक है, यदि आयनों का हम पैसिव मतलब निष्क्रिय अवशोषण कंसीडर करें तो वो विसरण के थ्रू होता है, जिसमें सुसाध्य विसरण शामिल हो सकता है। तो ये आपके पास कुछ मात्रा में आयन अधिग्रहण। आरंभिक जल अवशोषण, आप जानते हो मूल रोम के ऊपर पैक्टिन पाया जाता है और पैक्टिन जल का अधिशोषण करता है। अधिशोषण एडजॉर्प्शन जो है वो भी विसरण आधारित प्रक्रम होता है, इसलिए ये भी होगा। हार्मोन वितरण पूरी तरह से इसी के ऊपर डिपेंड करता है, विसरण पर ही डिपेंड करता है, तो विसरित होगा। खाद्य पदार्थों का परिवहन बल्क ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, इसलिए इसको रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी, विसरण की। और जल व खनिजों का परिवहन वाष्पोत्सर्जन कर्षण के कारण एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है, उसकी वजह से होता है। यहां पर भी विसरण का रोल नहीं, विसरित नहीं होता। तो ये दो प्रक्रम छोड़ दिए जाएं, बाकी सब हैं। तो आंसर आएगा हमारे पास दो, लास्ट वाले, खाद्य पदार्थों का परिवहन व जल व खनिजों का परिवहन विसरण आधारित नहीं होता। ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विसरण के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रासरण की। कुछ क्वेश्चंस हम प्रासरण से संबंधित भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको इसमें बताया भी था, प्रासरण निम्न में से कौन से कार्यों हेतु उत्तरदायी नहीं है। फर्स्ट आता है आपके पास, सॉरी फर्स्ट नहीं, वैसे डालेंगे इसको, नंबर 1 तरुण भागों को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। दूसरा है आपके पास स्फीति। तीसरा है आपके पास वृद्धि। चौथा है आपके पास अंगों का फैलाव। अगला है शीत क्षति से बचाव। अगला है आपके पास खाद्य वितरण। अगला है आपके पास आयन संग्रहण व अवशोषण।
नेक्स्ट है आपके पास खनिज प्रवाह। ये हो गया हमारे पास कुछ कार्य। तो ध्यान दीजिएगा, प्रासरण फर्स्ट पॉइंट आता है, तरुण भागों को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। तरुण भागों में जल का संग्रहण होने से उनमें कठोरता आती है, जिससे वो सीधे रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जल की कमी होती है तो पादप भाग में मलानी उत्पन्न हो जाती है, नीचे की तरफ झुक जाते हैं। पहला सही है। स्फीति के कारण ऐसा होता है, ये भी देता है। और मैंने एक बात और कही थी, स्फीति के कारण कोशिका में वृद्धि होती है, इसमें भी सहायक होता है। अंगों का फैलाव, पत्तियां सीधी रहती हैं ताकि उनको सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में मिल सके, और शीत क्षति से बचाता है। इसके अंदर क्या होता है, जल की अधिक मात्रा होती है, इसलिए ठंडे से बच जाता है, फ्रोस्टिंग नहीं होती। बचे ये वाले भाग, खाद्य वितरण कोई रोल नहीं है, आयन संग्रहण अवशोषण कोई रोल नहीं है, खनिज प्रवाह कोई रोल नहीं है। तो 3 कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं। हो गया कंप्लीट। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको मैंने पहले भी बताया भी है वैसे वर्बली। प्रासरण के दौरान साम्य अवस्था स्थापित होने पर निम्न में से क्या होगा? पहला ऑप्शन देता है जल के अणुओं में कोई गति, या विलायक के अणुओं में कोई गति नहीं होगी। दूसरा कहता है विलायक के अणुओं में कोई नेट गति नहीं होगी। तीसरा देता है वो आपको विलायक के अणु एक दिशीय प्रवाह दर्शाते हैं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? कोई नेट गति नहीं होगी। मॉलिक्यूल्स दोनों दिशाओं में इक्वल गति करेंगे, इसलिए नेट मूवमेंट 0 होगी। अब प्रासरण दर्शी पर कुछ प्रयोग हैं आपके, मतलब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने एक तो बताया भी था आपको, पहली कंडीशन थी आपकी कि यदि हम आलू के प्रासरण दर्शी को इयोसिन युक्त जल में रखें तो क्या होगा, बताया था। अंतः प्रासरण तो दर्शाएगा आलू का प्रासरण दर्शी, परंतु इयोसिन गति नहीं करेगा, इसलिए विलयन जो है वो कभी भी गुलाबी नहीं होगा। वो मैं आपको करवा चुका। कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, प्रासरण के बाद हमारा अगला क्वेश्चन था झिल्लियों का, पारगम में, अपारगम में, अर्धपारगम में और चयनात्मक पारगम में झिल्ली। ठीक है, उनसे संबंधित डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, कोई स्पेशल क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते। और विलयन के प्रकार पे भी मैं आपको करवा चुका हूं कि किसी विलयन को के अंदर किसी कोशिका को रखा जाए, वो स्फीत हो जाएगी, विलयन का प्रकार कैसा होगा, इसका मतलब बाहर जल ज्यादा था, अंदर आ गया। ऐसे क्वेश्चन मैं बता चुका आपको। अब डीपीडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, दिन के समय सर्वाधिक व न्यूनतम डीपीडी क्रमशः उपस्थित होगा। पहला देता है आपको ये मीजोफिल कोशिका व मूलरोम कोशिका। दूसरा देगा आपको कॉर्टेक्स कोशिका व मीजोफिल कोशिका। तीसरा देगा आपको मूलरोम कोशिका और वह मीजोफिल कोशिका। और चौथा देगा मीजोफिल कोशिका व
रक्षक कोशिका। देखिए, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डीपीडी को रिमाइंड कर लेते हैं। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये इक्वेशन आती है हमारे पास, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ओपी माइनस टीपी। बात हमारी पहले भी हो चुकी है, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब जो है वो कोशिकांगों के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाया गया दाब टर्गर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। यहां पे हमने एक वर्ड लिया स्फीति दाब। पहले मैं इसी की बात कर दूं आपके सामने, स्फीति दाब, इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, टीपी इंग्लिश में। आपके पास ये कोशिका थी इस तरीके से, ये कोशिका थी आपके पास, ये आपके पास थी रिक्तिका। इस रिक्तिका में जल और खनिजों के जमाव होता रहता है और खनिजों के प्रवाह ये की सांद्रता के अनुरूप इसके अंदर जल का प्रवेश होता है, इससे एक दाब उत्पन्न होता है। इस दाब को हमने नाम दिया स्फीति दाब। तो वह दाब जो कोशिकांगों द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाया जाता है स्फीति दाब कहलाता है। ये जल की वजह से उत्पन्न होता है, रिक्तिकाओं में जल जमाव के कारण उत्पन्न होता है। और कोशिकांग यहाँ पर एक रिक्तिका ही है। माइटोकॉन्ड्रिया तो जैसा था वैसा ही है, क्या दाब लगाएगा? क्लोरोप्लास्ट जैसा था वैसा ही है, क्या दाब लगाएगा? रिक्तिका के आकार में परिवर्तन होता रहता है। जब जल निकल जाता है तो ये छोटी हो जाती है, दाब घट जाता है, और जब जल प्रवेश करता है तो ये फैलती है, जिससे दाब उत्पन्न होता है। तो स्फीति दाब कोशिकांगों द्वारा भित्ति पर लगाया गया दाब स्फीति दाब कहलाता है। इसके अगेंस्ट कोशिका भित्ति भी दाब लगाती है, उसे हम भित्ति दाब कहते हैं। तो भित्ति द्वारा कोशिकांगों पर लगाया गया दाब भित्ति दाब कहलाता है। स्फीति दाब और भित्ति दाब बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, तो आपके पास क्या हो गया, इसमें जल आया, इसने दाब लगाया, कोशिका फैली, परंतु कोशिका भित्ति ने भी क्या किया, दाब लगाया, कोशिका की आकृति निश्चित हो गई। अब इसमें और जल नहीं आ सकता, क्यों? साइज फिक्स हो चुकी। यदि आपके पास स्फीति दाब नहीं होगा तो कोशिका का साइज छोटा है, कोशिका को जल ग्रहण कर सकती है। तो एक तरह से देखा जाए तो डीपीडी की मान जो है, डीपीडी का मान जो है वो कोशिका में जल की मांग को प्रदर्शित करता है। डीपीडी इक्वल टू वाटर डिमांड इन सेल। डीपीडी जितना ज्यादा होगा डिमांड उतनी ज्यादा होगी। तो हमारी 3 केस हम कर चुके हैं, याद करिए। जब टर्गर प्रेशर 0 था स्लथ कोशिका में तो ओपी ज्यादा था, ओपी के बराबर डीपीडी है, इसका मतलब जल की मांग सर्वाधिक है, क्योंकि स्फीति दाब तो है ही नहीं, कोशिका भित्ति पे कोई दाब तो लगाने वाला ही नहीं है, तो जल की मांग अधिकतम थी। यदि टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है और ओपी के बराबर हो जाता है, मतलब कोशिका फुलफिल हो जाती है जल से, तो टीपी और ओपी बराबर हो जाते हैं, मतलब डीपीडी 0, मतलब जल की मांग नहीं है। तो डीपीडी एक तरह से जल की मांग को प्रदर्शित करता है। जितनी ज्यादा जल की मांग होगी डीपीडी उतना ही ज्यादा होगा, और अधिकतम जल की मांग कोशिका की ओपी के बराबर हो सकती है। यह भी एक क्वेश्चन अगला पूछता है क्वेश्चन में कि एक कोशिका अधिकतम जल ग्रहण कर सकती है, तो अपना आंसर आएगा ओपी के मान के बराबर, ऑस्मोटिक प्रेशर के मान के बराबर, क्योंकि अधिकतम डीपीडी ओपी के बराबर होता है। अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा डीपीडी के बाद में, पूर्ण स्लथ कोशिका टीपी 0, तो डीपीडी ओपी के बराबर। स्लथ कोशिका में जल की मांग ओपी के बराबर होती है। जब पूर्ण स्फीत कोशिका होती है तो ओपी और टीपी बराबर, मतलब जल की मांग 0। और यदि जीवद्रव्य कुंचित कोशिका है तो ओपी से भी ज्यादा। तो जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में जल की मांग ओपी से कुछ अधिक होती है। यह भी एक क्वेश्चन है, याद रखना। एक पूर्ण जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में जल की मांग होती है ओपी से कुछ ज्यादा। कंप्लीट, ये था हमारा डीपीडी। तो अब ये देखो, इस जो मैंने स्टेटमेंट्स बोले उनके बेस पे इस क्वेश्चन को निकालना है। दिन के समय में सर्वाधिक व न्यूनतम डीपीडी क्रम से उपस्थित होगा। कहां होगा? जहां पे जल की मांग सबसे ज्यादा। तो दिन के समय में
वाष्पोत्सर्जन के कारण मेसोफिल कोशिकाओं से जल हानि होती रहती है वाष्प के रूप में, इसलिए वहां पर जल की मांग सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा जल मूल रोम कोशिकाओं के पास होता है। इसलिए क्या होता है, एक प्रवणता स्थापित हो जाती है, खिंचाव बल उत्पन्न होता है ऊपर से और जल ऊपर चला जाता है। तो दिन के समय में डीपीडी सबसे ज्यादा तो होगा मेसोफिल का और सबसे कम होगा मूल रोम कोशिका का। तो इसलिए हमारा थर्ड आंसर चला जाता है। इसके अंदर आंसर कौन सा आता है? थर्ड। न्यूनतम, सॉरी पहला जाएगा, सर्वाधिक तो होगा मेसोफिल में और सबसे कम होगा मूल रोम। अब दूसरे में देखो कोर्टेक्स और मेसोफिल। मेसोफिल में न्यूनतम तो है पर कोर्टेक्स में अधिकतम नहीं है। तीसरा देखो मूल रोम, इसका डीपीडी न्यूनतम होगा क्योंकि इसके पास जल पहले से है, डिमांड कम है, और मेसोफिल का डिमांड ज्यादा है, सबसे ज्यादा, इसका सर्वाधिक और इसका न्यूनतम। तो हमें सर्वाधिक पहले लेना, न्यूनतम बाद में लेना। रक्षक कोशिकाओं का डीपीडी तो न्यूनतम रहेगा ही रहेगा और मेसोफिल का ज्यादा रहेगा। इसके अंदर अपन ने गड़बड़ कर दी, इसको रक्षक कोशिका पहले रखना पड़ेगा, नहीं तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि रक्षक कोशिकाएं पूर्ण स्फीत होती हैं दिन के समय, इसीलिए रंध्र खुला रहता है, तो इसलिए रक्षक कोशिकाओं का मेसोफिल जो होता है ना, ये ना रक्षक कोशिकाओं का जो डीपीडी है वो न्यूनतम होता है दिन के समय में, इसीलिए वो स्फीत रहती हैं। रात को बढ़ जाता है इसलिए वो बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे पहले रक्षक कोशिकाएं लिखो आप और बाद में मेसोफिल, नहीं तो दोनों आंसर हो जाएंगे। वह मेसोफिल कोशिका। तो ये हमारा अगला ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखिएगा, अगला एक अच्छा क्वेश्चन है। हम दो चीजों को एक साथ मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक क्वेश्चन बनता है। कौन सा? विलियन के प्रकार और डीपीडी, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए आप, क्वेश्चन बनेगा अच्छे वाला। जब एक कोशिका को अतिपरासरी विलयन में, परासरी विलयन में रखा जाता है तो इसके डीपीडी के मान में फर्स्ट देता है वृद्धि होगी, दूसरा कमी होगी, तीसरा देता है पहले कमी व बाद में वृद्धि होगी, और चौथा ऑप्शन है आपके पास पहले वृद्धि व बाद में कमी होगी। देखिएगा, आपके पास एक कोशिका है, अतिपरासरी विलयन में रखा, उसका जल बाहर निकलेगा, टर्गर प्रेशर में कमी आएगी तो ओपी के बराबर डीपीडी चला जाएगा, मतलब मान में वृद्धि हो रही। अब वो वृद्धि अंततः मतलब बढ़ते बढ़ते और एक चरम बिंदु पे पहुंच गई, उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो हम लोग कमी या वृद्धि दोनों बातें तो कर ही नहीं सकते, केवल और केवल कमी आएगी, मतलब सॉरी वृद्धि होगी, डीपीडी का मान बढ़ता चला जाएगा, जल की डिमांड जो है, वाटर डिमांड जो बढ़ती चली जाएगी, इसलिए यहाँ पे आंसर फर्स्ट आ जाएगा। तो सतत रूप से वृद्धि होगी, डीपीडी बढ़ता चला जाएगा। कंप्लीट हो गया ये, अगला एक पॉइंट हो गया हमारे पास, एक क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, यदि आप किसी कोशिका को और वैसलीन आलेपित कर, तीन चीजें एक साथ मिला देते हैं, अब तीन कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं। एक कोशिका को वैसलीन आलेपित कर हम उसे अतिपरासरी विलयन में रख दें तो उसके डीपीडी के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली का प्रकार, विलयन का प्रकार और डीपीडी, तीन कंसेप्ट एक साथ मिक्स हो गए।
कंडीशन ये है कि वैसलीन आलेपित है, इसका मतलब झिल्ली जो है या कोशिका की सतह जो है अपारगम्य हो गई, ना तो वो विलयन को अंदर जाने देगी, ना विलायक को अंदर जाने देगी, ना विलयन को बाहर आने देगी, ना विलायक को बाहर आने देगी। विलय विलायक कोई गति नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपारगम्य स्थिति हो गई, और अपारगम्य स्थिति में आने के बाद उस कोशिका पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डीपीडी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अतिप्रासरी विलयन क्या बिगाड़ लेगा उसके चारों तरफ जब वैसलीन का घोल लगा हुआ है। आप लोगों ने बायोडायवर्सिटी पढ़ी थी, उसमें हमने जीवों को जो है फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में क्यों रखा था? पहले हमने उसको एल्कोहल से फिक्स किया, उसके बाद फॉर्मेलिन में रखा। एल्कोहल फिक्स्ड होने के बाद में कोशिका पे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे विलयन में रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे भी दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला एक क्वेश्चन है, एक स्पायरोगायरा कोशिका को एल्कोहल से उपचरित कर अतिप्रासरी विलयन में रखा गया, इसके आयतन में या तो ये पूछेगा या डीपीडी में क्या परिवर्तन होगा। दोनों ही आंसर, दोनों के ही रेफरेंस में आंसर आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। रीजन क्या? आपने स्पायरोगायरा की सेल को लिया और एल्कोहल में रखा, तो उसकी कोशिका झिल्ली अपारगम्य हो गई, मतलब समांगीकृत होकर अपारगम्य हो गई, फिक्स हो गई। अब ना तो जल अंदर जा सकता है, ना बाहर आ सकता है, ना आयन अंदर आ जा सकते हैं, ना बाहर आ सकते हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ना तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा, ना उसके डीपीडी में भी कोई परिवर्तन आएगा। तो वैसलीन आलेपित लिग्निफाइड सेल, सुवेरिनाइज सेल, इनकी भित्तियां अपारगम्य होती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के विलयन में रखा जाए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, डीपीडी में कोई परिवर्तन। इसी तरीके से हमारे पास एल्कोहल उपचरित कोशिका की बात हो गई, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि कोशिका झिल्ली फिक्स हो जाती है। अब हमारे पास अगला एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा दिया कि एक कोशिका को किसी विलयन में रखने पर उस कोशिका का डीपीडी निरंतर कम होता जा रहा है। एक कोशिका को विलयन में रखने पर उसका डीपीडी निरंतर घटता जा रहा है, तो विलयन कैसा होगा? अल्पप्रासरी। जल ज्यादा है उसके पास, कोशिका को लगातार जल दे रहा है, जल ज्यादा है, कोशिका को जल लगातार दे रहा है, तो कोशिका का क्या हो जाएगा? डीपीडी घटता चला जाएगा, कोशिका का आकार बढ़ता चला जाएगा, डीपीडी घटता चला जाएगा। विलयन का प्रकार कैसा हुआ? अल्पप्रासरी। तो दोस्तों ऐसे कुछ उलझाऊ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें डीपीडी से रिलेटेड। ये था हमारा तो ये पॉइंट। इसमें आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, मूल रोम का डीपीडी सदैव अधिकतम होता है और मेसोफिल का न्यूनतम होता है दिन के समय में। रात्रि में सक्रिय अवशोषण होता है, इसलिए डीपीडी मूल रोम का तो अधिक होता है पर मेसोफिल का अधिक न्यूनतम नहीं होता। क्यों? रात के समय में वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अगला, जल विभव। जल विभव वाटर पोटेंशियल। देखिए रियल में देखा जाए तो ये जो डीपीडी है एक मतलब ना कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है, और डीपीडी खुद ही नहीं है, ओपीवी एक कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरणी दाब की हम परिभाषा क्या देते हैं कि किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाए तो जल के अणुओं के प्रवेश के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला द्रव स्थैतिक दाब जो जल के अणुओं के प्रवेश को अंततः रोकने में सक्षम हो, उसे प्रासरण दाब कहा जाता है। इसका मतलब है प्रासरण दाब जल के अणुओं को अंदर नहीं आने दे रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम एक वर्ड और बोलते हैं कि किसी विलयन का प्रासरण दाब जितना अधिक होगा जल उतना ही तेजी से प्रवेश करेगा। तो दोनों बातें थोड़ी सी सुनने में अजीब सी लगती हैं, हालांकि कंसेप्ट क्लियर है कि जल के प्रवेश के पश्चात जो द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न होगा वो जल के अणुओं को नहीं रोकने दे, मतलब एंटर नहीं होने देगा, वो दाब है।
तो रियल में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी आदमी को प्यास लगी है या भूख लगी है तो उसको मापा नहीं जा सकता मीटर से कि भाई इतनी प्यास या इतनी भूख लगी। आप ये कह दोगे कि इसको 2 मीटर भूख लगी है, ठीक है। इनको कैसे मापा जाता है? आपने जैसे किसी आदमी को बहुत ज्यादा भूख लगी है, वो खाना खाता है तो वो खाना खाने के बाद कहता कि मेरे को आज बहुत जबरदस्त भूख लगी थी, मैंने 4 रोटी खाई, मतलब 4 जितनी लगी थी। क्या पहले उसको ऐसे थोड़ी लग रहा था कि मैं 4 से मेरा पेट भर जाएगा? ऐसे प्यास लगी होती है, ऐसे लगता है जैसे पूरा समुद्र पी जाएंगे, पर पता चला आधा जग पीने के बाद शांत हो गए, तो जबरदस्त लगी थी, आधा जग पिया, पहले थोड़ी पता था। ऐसे ही क्या होता है, ओपी का भी कब पता चलता है? बाद में पता चलता है, जब जल का अणु उसमें प्रवेश कर चुका होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और जल के अणु आने बंद हो जाते हैं, तब पता चलता है ये इसका ओपी था। रियल में है नहीं, ये था, ये पहले था विलियन का। आपको जैसे सपोज करिए इस विलियन का, ये एक विलियन है और इसका ओपी ज्ञात करना है, इसके विलेय की वजह से इसका ओपी होता है। अब आप इसका ओपी ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते, आप इसके ओपी को ज्ञात करने के लिए ओस्मोमीटर को काम में लोगे। ओस्मोमीटर जो होता है वो अंडे का या थिसिल फनल से बनाया जाता है, जैसा कि हमने पिछले टर्न पे डिस्कस किया था। अंडे को भी काम में ले सकते हो आप। इसके एक अंडा लो, उसको थोड़ा सा ऊपर से तोड़ो यहां से, और इसके अंदर जो भी रसगुल्ला राजभोग निकले उसको बाहर निकाल दो। उसके बाद इसको धोकर साफ कर लो, बिना डैमेज किए धोकर अच्छी तरह साफ कर लिया। उसके बाद इस निचले हिस्से को HCl में डुबो देते हैं इतना। HCl में डुबोने से इसके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है वो घुल जाता है और झिल्ली बच जाती है। अब ये संरचना कवच हटने से और इस तरीके की हो गई ऐसे। अब इसके अंदर इस विलियन को भर दो, इसी का हमें ज्ञात करना है। इसको भरा, भरने के बाद इसको यहां ऊपर मैनोमीटर लगा दो। मैनोमीटर आप जानते हो प्रेशर मापने के काम आता है। और इस वाले हिस्से को मैनोमीटर लगा दिया हमने इसके अंदर, और इस वाले हिस्से को आपने अच्छी तरह से वैक्स मतलब मोम से पैक कर दिया। ये लीजिए, ये बन गया आपके पास अंडे का ओस्मोमीटर। अब आप इसको जल से भरे हुए बीकर के अंदर डुबो दो, और जल से भरे हुए बीकर में डुबोने के बाद इस अर्धपारगम्य झिल्ली से इसमें जल प्रवेश करेगा। जल प्रवेश करने के बाद ये पारे का स्तंभ यहां पर पहुंच जाएगा। ये रीडिंग लेकर आप बता दोगे कि इसका द्रव स्थितिक दाब ये है, इसका ओपी ये है। मापा कब इसको? जब ये पूरी तरह से जल से संतृप्त हो गया तब मापा था। और ओपी किसकी वजह से उत्पन्न होता है? विलेय कणों की वजह से। ओपी यहां उपस्थित था, यहां पे तो संतृप्त हो चुका है, तब आपके पास ज्ञात हुआ है। इसलिए ओस्मोटिक प्रेशर एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट होता है, उसको हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, इस तरीके से मेजर करते हैं हम लोग उसको। तो इसके लिए मुक्त ऊर्जाओं का मतलब दाब की बजाय यहां पर मुक्त ऊर्जाओं का संदर्भ लिया गया, और इस फ्री एनर्जी जो है इसके रेफरेंस में हम जब बात करते हैं तो उसे हम पोटेंशियल यानी विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जल विभव कंसेप्ट इसके लिए काम में लिया गया, सेलेटियर ने बताया था इसको। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जल विभव। इसको भी परिभाषा वही आपके पास डीपीटी वाली काम आएगी, बस कुछ चीजें चेंज करनी है। देखिए, ये एक बीकर लिया आपने, और इस बीकर के अंदर ये SPM लगाई आपने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों तरफ जल भरा, जैसा कि उसमें भी किया था हमने। इस तरफ जो जल है और इस तरफ जो जल है, दोनों की मात्रा बराबर है, मतलब मुक्त ऊर्जा बराबर है। जो अणु इधर गति कर सकता है वो इधर भी कर सकता है। तो नेट मोमेंट 0, बट मोमेंट प्रेजेंट होगी। अब अगला देखो, आपने इधर इस साइड में अशुद्धि मिलानी आरंभ कर दी। अशुद्धि ने क्या किया? मुक्त अणुओं की मुक्त ऊर्जा में कमी उत्पन्न कर दी, और जैसे ही अणुओं की मुक्त ऊर्जा में कमी आई, जल के अणु इधर से इधर आने लग गए। मान लीजिए शुरू के अंदर इस जल के अणु की मुक्त ऊर्जा थी 0, अधिकतम है। इधर भी आपके पास कितनी है? 0। जैसे ही आपने इसके ऊपर एक आयन को चिपका दिया, जल के इस अणु के ऊपर एक आयन को चिपका दिया, इसकी वैल्यू हो गई -2। -2 0 से कम है, तो इधर वाले अणुओं की सबकी 0 है,
इधर वाले अणुओं की 10 से 15 अणुओं की -2 है, तो इस पूरे तंत्र की मुक्त ऊर्जा कम और इस पूरे तंत्र की मुक्त ऊर्जा ज्यादा, जल के अणु इस तरफ गति कर जाएंगे। परिभाषा यहीं से निकल आती है हमारी। अर्ध पारगम्य झिल्ली से जल के अणु अपने उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से निम्न मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर गति करते हैं। ये हमने प्रासरण में परिभाषा यूज की थी, याद होगा। विलायक के अणु अपने उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर गति करते हैं, इसे प्रासरण कहते हैं। और ये चीज ही हमने उसमें काम में ली थी, डीपीडी में। उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर गति करते हैं। तो यहां पर क्या कहोगे, शुद्ध अवस्था में विलायक के अणुओं की मुक्त ऊर्जा सर्वाधिक होती है। शुद्ध अवस्था में विलायक के अणुओं की मुक्त ऊर्जा सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। जल के अणु की शुद्ध अवस्था में मुक्त ऊर्जा तथा उसी जल के अणु की विलयन में मुक्त ऊर्जा का अंतर जल विभव कहलाता है। परिभाषा उसकी तरह से भी बना सकते हो आप लोग। शुद्ध अवस्था में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा सर्वाधिक होती है, अशुद्धियां मिलाने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, मुक्त ऊर्जाओं का यह अंतर जल विभव कहलाता है। तो यह था हमारे पास जल विभव, बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम था। इसको मुक्त ऊर्जा के संदर्भ में काम में लिया क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कंट्रोवर्शियल टर्म है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, साई डब्ल्यू। ग्रीक शब्द है, ग्रीक सिंबल है साई डब्ल्यू, इसका मतलब होता है वाटर पोटेंशियल। इसको इसका इक्वेशन देते हैं हम लोग साई एस प्लस साई पी। साई एस, यहां पर ये जो साई एस है ये है विलेय विभव, विलेय विभव, ठीक है। और साई पी जो है वो है प्रासरण विभव, परासरण विभव। अब बात पे ध्यान देना, देखो जल के अणु की मुक्त ऊर्जा 0 थी, जल के अणु की मुक्त ऊर्जा 0 थी। इस पर विलेय मिलाया, विलेय ने इसकी मुक्त ऊर्जा में कमी उत्पन्न कर दी, इसे हम लोग बोलेंगे विलेय विभव। तो परिभाषा यहां पे क्या निकलती है, अशुद्धियों के कारण, अशुद्धि के कारण जल के मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी विलेय विभव कहलाती है। दोस्तों मेरी बात पे जरूर से यहां पे गौर से ध्यान देना, ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी आपकी। विलेय विभव और प्रासरण विभव दोनों की परिभाषाएं एक जैसी लगती हैं। हम ये कहते हैं कि जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा मतलब शुद्ध अवस्था में सर्वाधिक होती है, अशुद्धि मिलाने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। ऊर्जाओं की कमी का यह अंतर क्या कहलाता है, जल विभव कहलाता है। और इधर हम क्या कह रहे हैं, विलेय के कारण जितनी मुक्त ऊर्जा में कमी आती है उसे विलेय विभव कहते हैं। तो बात तो एक ही हुई ना, अशुद्धि मिलाने पर जल के अणु की मुक्त ऊर्जा में जो कमी आती है उसका अंतर जो है उसे हमने नाम दिया विलेय, मतलब प्रासरण सॉरी जल विभव। और विलेय ने जितनी ऊर्जा कम कर दी उसे नाम दिया प्रासरण सॉरी विलेय विभव। दोनों में फर्क क्या है थोड़ा सा देखना। शुद्ध अवस्था में जल के अणु की मुक्त ऊर्जा थी 0, इसके ऊपर आपने विलेय मिलाया, इस विलेय ने इसकी ऊर्जा कर दी -2, ठीक है। इन दोनों का अंतर जो आया वो -2 आया, ये कहलाता है जल विभव। शुद्ध अवस्था में जल के अणु की मुक्त ऊर्जा 0, अशुद्धि मिलाने पर वो जो घटकर हो गई -2 हो गई, उसे नाम दे दिया हमने, मतलब इन दोनों के अंतर को हमने नाम दे दिया जल विभव। अब दूसरा देखो, एक अणु और जोड़ दिया आपने इसका, इसने भी -2 उत्पन्न कर दी, मतलब जल में कमी कर दी, तो ये हो गई -4। अंतर कितना गया -4 0 से। पर विलेय ने तो -2 ही किए ना एक अणु ने, इसको विलेय विभव कहा जाता है। एक अणु के रेफरेंस में जो आपने बात कर ली ना, वो क्या कह दिया आपने, उसको विलेय विभव नाम दे दिया। तो विलेय विभव और प्रासरण विभव में अंतर होता है। अणु के द्वारा जितनी ऊर्जा कम कर दी जाए
वो तो है विलेय विभव, और शुद्ध अवस्था से उसका अंतर जो है वो है जल विभव। बात कंप्लीट होती है यहां पे, बात समझ में भी आ गई होगी। अणु के द्वारा विलायक के अणु की मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी विलेय विभव कहलाती, विलेय के द्वारा कर दी, और अंतर जीरो से लेके अब तक कितना ले लिया उसको अब जल विभव कहते हैं। कंप्लीट हो गया। तो जैसे जैसे आप इसमें अशुद्धि मिलाते जाओगे अंतर बढ़ता चला जाएगा, मतलब जल विभव घटता चला जाएगा। हो गया पूरा, ये था हमारे पास जल विभव। तो दोस्तों यहां पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। नंबर 1, परिभाषा क्या रखी जाए? तो परिभाषा की बात करें, लिख देते हैं, शुद्ध अवस्था में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इसमें जैसे जैसे अशुद्धि मिलाई जाती है मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। अगला पॉइंट, मुक्त ऊर्जाओं की कमी का यह अंतर जल विभव कहलाता है। जल विभव कहलाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन साई W से किया जाता है और इसके लिए इक्वेशन दिया जाता है साई S इक्वल प्लस साई P। अब दूसरा देखिएगा, साई S बराबर आ गया आपके पास विलेय विभव। यह विलेय कणों द्वारा उत्पन्न होता है, पहली कंडीशन। दूसरा, इसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। तीसरा पॉइंट, इसका मान ओपी की इसका मान ओपी के बराबर परंतु ऋणात्मक होता है। याद रखना, इसको इक्वेशन में नेगेटिव साइन काम में नहीं लिया जाता, पर यदि आप इसके क्वेश्चंस निकालते हैं तो इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ये पॉजिटिव होता ही है। तो याद रखिएगा, इसका मान ओपी के बराबर होता है परंतु ऋणात्मक होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। मैंने आपको एक बात कही थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एक कॉन्ट्रावर्शियल टर्म है। रियल में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जल के अणुओं को खींचने के काम आता है, जबकि हम लोग वहां पे कहते हैं रोकने के काम आता है। तो रियल में वो नेगेटिव प्रेशर है, खींचने के काम आता है। नेगेटिव होता है इसलिए खींचता है, पॉजिटिव होता तो रोकता। ठीक है, रोकता कब है वो जब वो पूर्ण संतृप्त हो जाता है तब। तो बात ध्यान दीजिएगा, इसका मान ओपी के बराबर होता है, विलेय के मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नेगेटिव साइन के बराबर होता है, ऐसे कह सकते हो आप इसको। इसके बाद अगला आता है हमारे पास साई पी जो है इसको बोलते हैं दाब विभव, प्रेशर पोटेंशियल। सदैव धनात्मक
धनात्मक, टीपी के बराबर होता है। ये टर्गर प्रेशर के इक्विवेलेंट है। परिभाषा क्या दोगे? कोशिकांगों द्वारा उत्पन्न विभव दाब विभव कहलाता है, सदैव धनात्मक होता है, इसकी वैल्यू टीपी के बराबर होती है। कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा जल विभव पूरा होता है यहां आकर। अब दोस्तों इसके भी ये जो है केसेस हैं, उन केसेस को डिस्कस करना जरूरी है। देखिए मैंने अभी आपको एक बात बताई कि ये एक कंट्रोवर्शियल को दूर करता है, कंट्रोवर्सी को दूर करता है डीपीडीकी को। और आपके पास ये टोटल सिस्टम ये हो गया। शुद्ध अवस्था में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे अशुद्धि मिलाई जाती है जल की मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। कमी के इस अंतर को जल विभव कहते हैं। ये 2 पॉइंट से मिलकर बनता है साई एस प्लस साई पी। साई एस नेगेटिव वैल्यू है, परंतु इक्वेशन में साई एस को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। साई पी प्रेशर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, साई एस विलेय पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। साई एस की वैल्यू ओपी के ऋणात्मक मान के बराबर होती है और साई पी की वैल्यू टीपी के धनात्मक मान के बराबर होती है। पी हमेशा पॉजिटिव होता है, एस हमेशा नेगेटिव होता है। ये हुआ हमारे पास टोटल प्रोसेस, दोनों बातें पूरी हो गई। इसके अलावा कोशिकांग जो होते हैं ना, जैसे कोशिका के अंदर जो अन्य अजैविक घटक होते हैं वो भी एक दाब उत्पन्न करते हैं, उसको मैट्रिक्स पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, तो कई बार हम लोग इसके इक्वेशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एम फॉर मैट्रिक्स पोटेंशियल। ये अजैविक घटकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट भी अपने भार के बराबर लगभग जल अवशोषण कर लेता है, उससे क्या हो जाता है, अधिशोषित कर लेता है, उससे भी प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो निर्जीवित घटकों के द्वारा मैट्रिक्स पोटेंशियल, इन दोनों को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई से नहीं, पी से, अकेले पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस साई को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास साई डब्ल्यू का एक इक्वेशन और निकलता है, पी माइनस पाई। एक इक्वेशन आप ये भी याद रख सकते हैं। पाई मीन्स है सोल्यूट पोटेंशियल और पी मतलब है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये वाला दोनों ही प्रेशर पोटेंशियल है। ये मैट्रिक्स के द्वारा प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है और ये कोशिकांगों के द्वारा प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए हम लोग प्रेशर को पी से और सोल्यूट पोटेंशियल को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई जो होता है ना, ये वाली नेगेटिव साइन वैल्यू होती है, इसलिए इसको नेगेटिव रख दिया और इसको पॉजिटिव रख दिया। इससे भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पी माइनस पाई कंप्लीट होती है ये बात यहां आकर। अब इसके कुछ केसेस हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पहला केस था आपके पास ए, पूर्ण स्फीत कोशिका। पूर्ण स्फीत कोशिका में साई डब्ल्यू, कोशिका में जल विभव। स्फीत का मतलब है टर्जिड सेल। टर्जिड का मतलब है उसके पास वाटर की आपूर्ति बराबर। तो आपके पास हो गया साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ध्यान दो, साई एस ओपी के बराबर है, तो इसकी वैल्यू है -10। ये नेगेटिव वैल्यू होता है और इसके बराबर जल ग्रहण कर लिया कोशिका ने, तो +10, तो क्या आ जाएगा 0। कंप्लीट हो गई बात मेरी भाई। साई पी जो है वो टर्गर प्रेशर की धनात्मक वैल्यू है और साई एस ओपी की ऋणात्मक वैल्यू है। ठीक है, तो आपके पास ओपी की ऋणात्मक वैल्यू साई एस को रिप्रेजेंट करेगी। तो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर था 10, मतलब -10 हो गया। और स्फीत कोशिका में ओपी और टीपी बराबर होते हैं,
तो ये भी 10, दोनों कितने हो गए, एक प्लस का 10 है, एक माइनस का 10 है, बच गया 0। तो याद रखिए पूर्ण स्फीत कोशिका का साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वाटर डिमांड नहीं है, जल की मांग बिल्कुल नहीं। कंप्लीट हो गई बात। अब दूसरा देखिएगा बी, पूर्ण श्लथ कोशिका, श्लथ कोशिका में साई डब्ल्यू। देखिए पूर्ण श्लथ कोशिका में साई पी जो है वो 0 होता है, क्योंकि उसके पास जल ही नहीं है, तो दाब कहां से लगेगा, इसलिए साई डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साई एस के, और साई एस नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो सपोज करो उसका ओपी 10 था, तो इसका साई डब्ल्यू कितना हो जाएगा, -10, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम हो गया, साई डब्ल्यू मिनिमम हो गया। ये साई डब्ल्यू मैक्सिमम है, वो साई डब्ल्यू मिनिमम। इन दोनों केसेस से हम ये कह सकते हैं कि साई डब्ल्यू की वैल्यू सामान्य परिस्थितियों में धनात्मक नहीं होती। साई डब्ल्यू का अधिकतम मान 0 और न्यूनतम मान साई एस के बराबर होता है। साई एस नेगेटिव होता है, इसलिए वो न्यूनतम होता है, और 0 अधिकतम हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बंधुओं, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बात पे ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, -10 + 10 बचा 0, साई डब्ल्यू 0, ये अधिकतम है। स्फीत कोशिका है ना, तो साई डब्ल्यू अधिकतम हो गया 0, उसे आवश्यकता नहीं है जल की। और श्लथ कोशिका प्रेशर लग ही नहीं रहा, तो ये साई -10 और ये 0, तो वैल्यू क्या निकलेगी आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो इसलिए साई डब्ल्यू इक्वल टू -10 + 0, तो क्या आ जाएगा, -10 बच गया। ये न्यूनतम वैल्यू होगी। इसे जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इसे जल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जिस कोशिका का जल विभव उच्च होता है उसे जल की आवश्यकता नहीं होती, और जिस कोशिका का जल विभव न्यूनतम होता है उसे जल की आवश्यकता होती है। कंप्लीट हुआ, अच्छी बात। अब ये केस करने के पश्चात हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो इससे रिलेटेड है। सबसे पहले सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, और सबसे सिंपल क्वेश्चन इसका यही है, क्वेश्चन है एक कोशिका को एक विलयन चलो मैं विलयन का प्रकार भी बता देता हूं। एक कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में, अतिप्रासरी विलयन में रखने पर इसका जल विभव घटेगा, बढ़ेगा। तीसरा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, और चौथा अपरिवर्तित रहेगा। बोलो क्या कहना चाहते हो। अतिप्रासरी विलयन में रखा तो कोशिका का जल बाहर निकल गया, कोशिका का जल बाहर निकल गया तो साई पी नेगेटिव हो गया, साई पी 0 की तरफ बढ़ गया। पहले धनात्मक था फिर 0 की तरफ चला गया। साई एस जितना है उतना ही है, तो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। प्रैक्टिकली करके देखिएगा। साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, यहां पर साई एस है 10 और साई पी है यहां पर धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो थोड़ा सा देखिएगा, साई डब्ल्यू साई एस की वैल्यू माइनस होती है, ये तो है जितना है, ये 8 से कितना हो गया 7 6 5 4, जैसे जैसे बाहर निकलता गया और फाइनली 0 हो गया। तो वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसके बराबर, और -10 न्यूनतम वैल्यू है, तो घटा या बढ़ा, सिंपल सा है, घटेगा।
इसी क्वेश्चन को हम लोग कहें कि इसे अल्प प्राश्री विलयन में रखते तो क्या होता, बढ़ता, जीरो की तरफ जाता, -10 से। इसको वर्ड्स में बोलूं मैं कि एक कोशिका का जल विभव -10 था, उसे एक विलयन में रखने पर उसका जल विभव जो है वो सतत रूप से बढ़ता जा रहा है। पहले -10 था, अब सतत रूप से बढ़ता जा रहा है, तो विलयन का प्रकार क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा बन भी गया। एक कोशिका जिसका जल विभव -10 है, इसे एक ऐसे विलयन में रखा गया जिसमें उसके जल विभव में सतत या निरंतर वृद्धि हो रही है, तो विलयन का प्रकार क्या होगा? अल्प प्राश्री। विलयन के पास जल ज्यादा था, कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है, -10 से वो जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, तो अल्प प्राश्री विलयन हो गया। बात समझ में आ गई होगी। कोशिका को अति प्राश्री विलयन में रखोगे तो जल विभव घटेगा, अल्प प्राश्री में रखोगे जल विभव बढ़ेगा, समप्राश्री में रखोगे जल विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला ये पूछे इसी क्वेश्चन को, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पूछा था, अधिकतम जल विभव और न्यूनतम जल विभव, दिन के समय अधिकतम जल विभव तथा न्यूनतम जल विभव कौन सी कोशिकाओं में देखा जा सकता है? तो अधिकतम जल विभव तो रूट के पास होगा, रूट सेल्स के पास होगा, और न्यूनतम किसका होगा? मीजोफिल कोशिकाओं का, -10 होगा। जबकि डीपीडी में यह बात उल्टी थी। डीपीडी वाटर डिमांड को प्रदर्शित करता है, जल विभव जो है वो ये भी वाटर डिमांड को प्रदर्शित करता है, परंतु इसकी अधिकतम जो वैल्यू है वो 0 है, बाकी सारी न्यूनतम माइनस में। कंप्लीट हो गई बात। यहां आकर हमारी ये बात जल विभव की पूरी होती है। एक कोशिका में सतत जल हानि हो रही है, जल विभव क्या होगा? घटेगा। एक निकाय में या एक विलयन में हमने शुद्ध जल प्रवेश करवा दिया या मतलब ऐड कर दिया, मिला दिया, जल विभव क्या होगा? बढ़ेगा। विलयन में जल और मिला दिया, जल विभव बढ़ गया। मतलब जल विभव मुक्त ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ले देकर बात ये थी। इसके बाद एक और आता है, यदि आपने एक निकाय के तापमान में वृद्धि की या एक विलयन के तापमान में वृद्धि की, तो इसके जल विभव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन है हमारा। एक विलयन के तापमान में वृद्धि की गई तो इसके जल विभव पे तो इसका जल विभव ऑलवेज बढ़ेगा। भाई जल विभव मुक्त ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, तापमान दिया आपने, उसको गर्म किया है, तो जल विभव घटेगा कि बढ़ेगा? 0 की तरफ जाएगा, बढ़ेगा। ये था हमारा जल विभव से रिलेटेड क्वेश्चन। बात पूरी होती है यहां कर जल विभव। समझ में आ गई होगी शायद आपको। अगला पॉइंट आता हमारा जल विभव के बाद जीव द्रव्य कुंचन। प्लाज्मोलाइसिस। देखिए दोस्तों, हमने 3 प्रकार का विलयन पढ़ा, अल्प प्राश्री, अति प्राश्री और समप्राश्री। कहानी सिंपल सी है कि अति प्राश्री विलयन में बहिःप्रासरण हो जाता है, जबकि अल्प प्राश्री में अंतःप्रासरण देखा जाता है। तो जीवद्रव्य कुंचन किस दशा में देखा जाता है? अति प्राश्री दशा में देखा जाता है। इससे पहले एक प्रासरण का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। इसको हटा के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जब किशमिश को जल में रखा जाता है
तो ये फूल जाती हैं, फूल जाती हैं तथा जल भी कुछ मीठा हो जाता है। इसका कारण है नंबर 1 विलेय दोनों ओर गति कर सकते हैं। दूसरा, शर्करा अणु सतह पर लगे होते। तीसरा, जीवित झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती। चौथा, बहिर्प्रासरण होता है। यहाँ पे साम्य अवस्था में वो लगा देते हैं, साम्य अवस्था में बहिर्प्रासरण होता है। आंसर निकालना आपको थोड़ा सा। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि प्रासरण 2 प्रकार का होता है। यदि कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है तो अंतःप्रासरण, और कोशिका से जल बाहर निकलता है तो बहिर्प्रासरण। अंतःप्रासरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास, किशमिश को पानी में रखा जाए तो ये फूलकर अंगूर के जैसी हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको अंतःप्रासरण की श्रेणी में रख देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि आप एक किशमिश को पानी में जब रखते हैं या कुछ किशमिश पानी में डाल देते हैं तो वो फूलकर मोटी हो जाती हैं। हमारी बात संपन्न हो गई, प्रासरण हो गया। कौन सा? अंतःप्रासरण हो गया। अब दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात कहती है ये कि विलेय दोनों ओर गति करता। कह रहा है कि जल भी कुछ मीठा हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो विलेय दोनों ओर गति कर सकते हैं। यदि विलेय दोनों ओर गति कर सकते तो फिर अंतःप्रासरण क्यों हुआ? विलेय बाहर आ जाते, किशमिश को फूलने की कहां जरूरत थी? गलत हो गया। दूसरे नंबर पे कहता है शर्करा अणु सतह पर लगे होते हैं, सतह पे कभी नहीं होते। शर्करा अणु तो उसका संचित भोजन है। ग्रेप्स का संचित भोजन क्या होता है? ग्लूकोज। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरा, जीवित झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। बिल्कुल, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, जीवित तंत्र में झिल्लियां चयनात्मक पारगम्य होती। जल के अणु तो एक दिशीय दशा दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे, क्योंकि अंदर सांद्रण जो है ना जल का निम्न है, जल का सांद्रण अंदर की ओर निम्न है, तो जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सतत रूप से गति करेगा, जल अंदर जाएगा। अब झिल्ली जो है जिन विलेयों को चयनित करती है उनको वो बाहर जाने देती है, तो कुछ विलेय झिल्ली द्वारा चयनित होकर बाहर आ जाते हैं, जिससे जल हल्का सा मीठा हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि जल किशमिश जितना ही मीठा हो जाएगा, कभी नहीं। तो कुछ विलेय बाहर आ जाते हैं जीवित झिल्लियां चयनात्मक पारगम्य होने के कारण। साम्य अवस्था में बहिर्प्रासरण क्यों होगा? साम्य अवस्था में तो नेट मूवमेंट 0 हो जाएगी भाई, प्रासरण कहां कंसीडर करोगे उसको आप? तो इसलिए ये भी गलत हो। तो हमारे पास थर्ड आंसर चला जाता है। बात पूरी हुई। तो हम जीव द्रव्य कुंचन की कुछ बात कर रहे थे दोस्तों, उसके लिए हम लोग मिलते हैं कल दोबारा, ठीक है, इसी टाइम पे। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। जीव द्रव्य कुंचन और अंतःचूषण, इन 2 की बात हम कल करते हैं, मिलेंगे कल। थैंक यू।